सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टिकोण में बुद्धिज्म, इस सीरीज का यह 12वें नंबर का एपिसोड है। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि ब्राह्मणों और भारत के नागवंशियों के बीच युद्ध चलते रहे और अंततः ब्राह्मणों ने जब युद्ध की समीक्षा की तो उन्होंने उस युद्ध का मार्ग को छोड़ दिया था। अब जब युद्ध के मार्गों को छोड़ दिया तो उन्होंने वो कौन सा रास्ता अपनाया जिसके आधार पे उन्होंने नागवंशियों की सत्ता पर नियंत्रण हासिल किया। तो आज के एपिसोड में हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर युद्ध का मार्ग छोड़ने पर ब्राह्मणों ने वह कौन सा मार्ग अपनाया वो कौन सा रास्ता अपनाया जिसके आधार पर उन्होंने भारत के मूल निवासी नागवंशियों की सत्ता पर नियंत्रण हासिल किया। तो चलिए साथियों, इस एपिसोड की हम शुरुआत करते हैं। तो ब्राह्मणों ने नागवंशियों की सत्ता पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाई। उस योजना के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना था जिससे ब्राह्मणों का सत्ता पर नियंत्रण बना रहे। उस व्यवस्था को नाम दिया गया वर्ण व्यवस्था। तो व्यवस्था के आधार पर यदि बहुसंख्यक नागवंशियों को गुलाम बनाया जाता है तो ऐसा करने से ब्राह्मणों को दो फायदे थे। पहला फायदा तो ये था कि बार बार युद्ध होने से ब्राह्मणों को जो जन हानि होती थी उस जन हानि से बचा जा सकता था, क्योंकि ब्राह्मणों की संख्या कम थी और जब युद्ध होगा तो ब्राह्मणों के लोग भी मारे जाएंगे, कुछ नागवंशियों के लोग मारे जाएंगे। युद्ध में जनहानि तो होती है, लेकिन चूंकि ब्राह्मणों की संख्या कम थी इसलिए उन्हें जनहानि का नुकसान ज्यादा उठाना पड़ता था। तो इस जनहानि से ब्राह्मण बच जाते। ये व्यवस्था के आधार पर सत्ता पर नियंत्रण करने का फायदा था। दूसरा फायदा ये था कि नागवंशियों को लंबे समय तक, दीर्घ काल तक गुलाम बनाए रखा जा सकता था। कि कोई भी युद्ध हो, यदि युद्ध के आधार पर किसी भी देश या समाज को गुलाम बनाने का प्रयास किया जाता है तो वह गुलामी अल्पकाल के लिए होती है। युद्ध के आधार पर किसी भी देश या समाज को अल्पकाल के लिए ही गुलाम बनाया जा सकता है, क्योंकि युद्ध के विरोध में आम जनता में असंतोष होता है और वह असंतोष विद्रोह में रूपांतरित हो जाता है। अब जब आम जनता में विद्रोह पैदा हो जाएगा तो सत्ता अधिक समय तक टिकाऊ नहीं बनी रहेगी। इसलिए युद्ध से जो सत्ता प्राप्त होती है वो दीर्घ काल तक नहीं रहती है। किंतु अगर ऐसी व्यवस्था का ही निर्माण कर दिया जाए जिससे आम जनता गुलाम हो जाए तो ऐसी सत्ता और गुलामी दीर्घ काल तक जीवित रहती है। इसलिए ब्राह्मणों ने युद्ध का मार्ग छोड़कर एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जिससे बहुजन समाज दीर्घ काल तक गुलाम रहे। उस व्यवस्था को नाम दिया गया वर्ण व्यवस्था। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं, वर्ण व्यवस्था सत्ता प्राप्ति का साधन। तो साथियों, वेदों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि वेदों में विदेशी ब्राह्मणों और मूल निवासी नागवंशियों के बीच होने वाले युद्ध का वर्णन किया गया है। या हम ये यूं कह सकते हैं कि ब्राह्मणों द्वारा सत्ता प्राप्त करने के लिए नागवंशियों के साथ समय समय पर युद्ध होते रहे हैं। इन्हीं युद्धों का वर्णन वेदों में मिलता है। इसलिए वेदों में जो युद्ध का वर्णन मिलता है उसे युद्ध का वर्णन कहने के बजाय सत्ता प्राप्ति का संघर्ष कहा जा सकता है। इस सत्ता प्राप्ति के संघर्ष में वेदों के अंतिम भाग पुरुष सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया गया है। तो अब वेदों के अंतिम भाग पुरुष सूक्त में जो वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया गया है, इससे दो बातें हमको पता चलती है, इससे दो बातें सिद्ध होती है। पहली बात यह सिद्ध होती है
कि ब्राह्मणों ने सत्ता प्राप्ति के लिए पहले युद्ध किए, बाद में वर्ण व्यवस्था की संकल्पना रखी। क्योंकि वेदों के अंतिम भाग में वर्ण व्यवस्था का जिक्र है, शुरू में तो युद्ध का जिक्र है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ब्राह्मणों ने सत्ता प्राप्ति के लिए पहले युद्ध किया और बाद में वर्ण व्यवस्था की संकल्पना को रखा। दूसरी बात यह सिद्ध होती है कि वर्ण व्यवस्था यह सत्ता प्राप्ति या सत्ता पर नियंत्रण बनाए रखने का ब्राह्मणों का साधन था। वर्ण व्यवस्था का संस्कृति से, धर्म से, इससे कोई नाता नहीं था, बल्कि वर्ण व्यवस्था यह ब्राह्मणों की सत्ता पर नियंत्रण रखने का एक साधन था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वेद एक प्रकार से ब्राह्मणों के सत्ता प्राप्ति के संघर्ष का इतिहास है। इसलिए वेदों में वर्ण व्यवस्था को शामिल करने का अर्थ है कि ब्राह्मणों को यह सबक दिलाना या ये सबक देना कि वर्ण व्यवस्था ये सत्ता प्राप्ति का साधन है, ताकि ब्राह्मण सत्ता प्राप्ति के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए, वर्ण व्यवस्था को प्रस्थापित करने के लिए लगातार काम करते रहे। साथियों, फिर भी समतामूलक नागवंशी समाज में असमानता पर आधारित वर्ण व्यवस्था को प्रस्थापित करना इतना आसान कार्य नहीं रहा होगा। तो इसके लिए ब्राह्मणों ने छल, कपट, धोखा, षड्यंत्र, साम, दाम, दंड, भेद, हर तरह की कूटनीतियों का उपयोग किया। लेकिन वर्ण व्यवस्था को आम जनता का, लोगों का समर्थन मिल सके, इसके लिए उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी किए। उसमें पहला काम उन्होंने ये किया कि वेदों को ईश्वर द्वारा रचित ग्रंथ बताया। दूसरा, वेदों का बड़े पैमाने पर महिमा मंडन किया। तीसरा, वेदों में लिखी बातों को अपराजित और ईश्वर का आदेश कहा। और चौथा, वेदों में वर्ण व्यवस्था को शामिल किया। तो ये सारी जो चीजें उन्होंने की, ये कि वेदों का बड़े पैमाने पर महिमा मंडन करना, वेदों को ईश्वर द्वारा रचित ग्रंथ बताना, वेदों को ईश्वर का आदेश बताना, ये सारा जो प्रचार प्रसार किया गया केवल एक बात को साबित करने के लिए कि वर्ण व्यवस्था ये ईश्वर द्वारा दिया गया आदेश है और इसका आम जनता ने पालन करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने इसका बड़े पैमाने पर प्रचार और प्रसार किया। तो ब्राह्मणों द्वारा वर्ण व्यवस्था को प्रस्थापित करने के लिए निरंतर प्रचार प्रसार किया गया और वर्ण व्यवस्था का महिमा मंडन किया गया, ताकि मूल निवासी नागवंशी लोगों का वर्ण व्यवस्था को समर्थन हासिल हो सके। और जब मूल निवासी नागवंशी समाज के प्रभावशाली लोगों ने वर्ण व्यवस्था को समर्थन दिया या वर्ण व्यवस्था को मान्यता दी, तब ब्राह्मणों ने मूल निवासी नागवंशी समाज के प्रभावशाली लोगों को अपने वर्ण व्यवस्था में स्थान दिया, जगह दी। मूल निवासी नागवंशी समाज में प्रभावशाली लोगों के अलावा जो आम जनता थी, जिसके अंतर्गत किसान, मजदूर, कारीगर और अन्य प्रकार के काम करने वाले, परिश्रम करने वाले लोग आते थे, उन सभी लोगों को शूद्र वर्ण का घोषित किया। फिर उन्हें कालांतर में धीरे धीरे अधिकार विहीन कर दिया। ये बहुसंख्यक लोग थे, इनकी संख्या अधिक थी। तो इस वर्ण व्यवस्था ने क्या किया? जो बहुसंख्यक लोग थे, जिन्हें शूद्र वर्ण का घोषित किया गया था, उन लोगों को दुख और कष्ट दिए। तो जो बहुसंख्यक लोग थे, ये दुखी और त्रस्त थे, समस्याओं से घिरे हुए थे, और इसका परिणाम हुआ कि समाज में चारों ओर दुख ही दुख फैल गया। तो इस प्रकार समाज में चारों ओर दुख ही दुख दिखाई देता है। तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसे वातावरण में तथागत बुद्ध का जन्म होता है। अब इस वर्ण व्यवस्था के संबंध में एक एडिशनल जानकारी मैं बताना चाहता हूँ। वो ये है कि राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले द्वारा लिखी गई किताब है गुलामगिरी। तो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी किताब में ये बताने का प्रयास किया कि संभवतः वर्ण व्यवस्था की संकल्पना का जनक ब्रह्मा था।
ब्रह्मा उस समय ब्राह्मणों का सेनापति था। उसने उसके पहले लड़े गए युद्ध की समीक्षा की होगी और समीक्षा करके वह इस नतीजे पर पहुंचा होगा कि हमने युद्ध का मार्ग छोड़ देना चाहिए और एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए जिससे ब्राह्मणों का सत्ता पर नियंत्रण बना रहे। और इसके लिए ब्रह्मा ने वर्ण व्यवस्था की संकल्पना रखी होगी। ब्रह्मा को वर्ण व्यवस्था का जनक मानने का कारण भी हमारे पास में है और ये कारण ब्राह्मण ही बताते हैं। वो पहला कारण ये बताते हैं कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, भुजा से क्षत्रिय पैदा हुए, जांग से वैश्य पैदा हुए और पैरों से शूद्र पैदा हुए, ऐसा ब्राह्मणों द्वारा बताया जाता है कि ब्रह्मा के मुख से, भुजा से, जांग से और पैरों से चारों वर्ण पैदा हुए। अब जो पैदा करने वाला होता है वही तो जनक कहलाता है, वही जनक कहलाता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि ब्रह्मा वर्ण व्यवस्था का जनक है। दूसरी बात जो ब्राह्मणों द्वारा बताई जाती है वो ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता ऐसा कहते हैं। अब ब्रह्मा को जब सृष्टि का रचयिता कहते हैं, इसका अगर हम थोड़ा गहराई से अध्ययन करें, यह सृष्टि के रचयिता का मतलब संसार या दुनिया का निर्माण करना नहीं है। उस समय के ब्राह्मण भी ये बात जानते थे और आज के ब्राह्मण भी जानते हैं कि संसार का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो फिर यह सृष्टि के रचयिता का क्या अर्थ है? यह सृष्टि के रचयिता का अर्थ है वर्ण व्यवस्था की संकल्पना रखने वाला। इसलिए ब्राह्मण ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता कहते हैं। जैसे हम भी कह सकते हैं कि आधुनिक भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर रहे। यदि हम भारत को दुनिया कहे और लोकतांत्रिक व्यवस्था को सृष्टि कहे तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को सृष्टि का रचयिता कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार साथियों, ये एक एडिशनल जानकारी थी जो गुलामगिरी किताब में दी गई है। इसी के बारे में मैंने यहाँ आपको बताने का प्रयास किया। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले एपिसोड में हम तथागत बुद्ध के जन्म और उनके जीवन में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है, उन घटनाओं को जानने का प्रयास करेंगे। सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी।